करेगा गठबंधन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सियासी हालातों पर चर्चा के लिए इंडी गठबंधन की भी बैठक। तो ये बड़ी खबर है, नीतीश और नायडू के अगले कदम पर भी सबकी निगाहें हैं। तो पीएम मोदी ने फोन कर दिल्ली आने का न्योता यहां पर दिया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त नायडू और नीतीश कुमार जो है वो किंग मेकर की स्थिति में है, इसलिए सबकी निगाहें उन पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो यहां पर खेला कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो नई सरकार के गठन की जो तैयारियां हैं वो उसी के साथ तेज हो चली हैं। जहां केंद्रीय मंत्रियों की बैठक का बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है, तो दूसरी तरफ आज शाम एनडीए की भी अहम बैठक होगी जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश करेगा गठबंधन। तो सियासी हालातों पर चर्चा के लिए इंडी गठबंधन की भी बैठक यहां पर होगी। नीतीश और नायडू के अगले कदम पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो पीएम मोदी ने फोन कर दिल्ली आने का न्योता दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से एनडीए ने हैट्रिक मारी है, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा है। अमेठी से दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, अमेठी में जिस तरह से झटका यहां पर स्मृति ईरानी को लगा, इसी के साथ बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने यूपी में रौंद डाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो अंडर करंट पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2027 का चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस चुनाव की बात की जाए 2024 की, तो उसमें सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट थी अमेठी, जिसमें पूरे देश की प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी, उसमें जिस तरीके से ये ओवरऑल एक कांग्रेस ने यहां पर वापसी की है। किशोरीलाल शर्मा को अंतिम दिन यहां से प्रत्याशी बनाया गया था, उसी दिन नामांकन होना था, तुरंत नाम आता है और वो नामांकन करते हैं। केवल 17 दिन का समय उनको मिलता है और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, हालांकि जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का वो ही बहुत मजबूत संगठन है। एक एक पन्ने के प्रमुख बनाए गए थे, हर 20 घर पर एक व्यक्ति की जवाबदेही थी। तो कहीं ना कहीं संगठन मजबूत संगठन था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अभी विश्लेषण होना है, उसकी समीक्षा होनी है, आखिर जो है भारतीय जनता पार्टी और एक स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा थी, उनके मुकाबले अगर किशोरीलाल शर्मा की बात की जाए तो वो हमेशा अमेठी में जब भी रहे वो एक प्रतिनिधि के तौर पर रहे थे, पर्दे के पीछे उन्होंने काम किया था। लेकिन अमेठी ने जिस तरीके से उनको हाथों हाथ लिया, तो अगर ये ओवरऑल चुनाव की बात की जाए तो ये चुनाव में आपको बता दें जो सबसे अहम बात है वो किशोरीलाल शर्मा चुनाव नहीं लड़ रहा था, यहां पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी यहां पर डटी रही, डेरा डाल दी, पूरी तरीके से कैंपेन की अमेठी और रायबरेली में। अगर वही बात की जाए तो चाहे जो है वो अशोक गहलोत हो, जो चुनाव के जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से डेरा डाल लिया और जो ये एकाएक जो लहर बनी यहां पर कांग्रेस की, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जो है पहले ये हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी डर गई, यहां से राहुल गांधी को लोग मांग रहे थे, राहुल गांधी चुनाव यहां से नहीं लड़े, एकाएक किशोरीलाल शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं एक अमेठी का जो बिल्कुल देखिए चौंकाने वाला नतीजा अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था, लेकिन किशोरीलाल शर्मा से कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का माना जा रहा था। लेकिन पटकनी यहां पर स्मृति ईरानी को किशोरीलाल शर्मा ने दे दी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक दमदार वापसी इसी के साथ भी की है। पटना का भी रुख कर लेते हैं, जो हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उत्कर्ष, बिहार में जो नतीजे यहां पर रहे, जेडीयू ने बेहद बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया है और अब कहीं ना कहीं नई सरकार के गठन की तैयारी जहां एक तरफ तेज हो चली है, तो निगाहें नीतीश कुमार पर भी सबकी हैं, क्योंकि किंग मेकर की स्थिति में इस वक्त। और बिल्कुल देखिए
अब बिल्कुल देखिए, देश की निगाहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम हाउस के बाहर। देखिए अंदर कह सकते हैं अभी से थोड़ी देर बाद जितने भी सांसद जीत कर आए हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। करीब 2 घंटे का और वक्त बताया जा रहा है। 9 बजे सभी 12 सांसद जो हैं वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचेंगे। लेकिन देखिए 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज 12 सीटें जो है वो जेडीयू को मिल पाई। 4 सीटें जो है वो जेडीयू हार गई। वहीं बीजेपी की अमूमन ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। 17 सीटों पर उनके उम्मीदवार जो थे वो उतरे थे, लेकिन 12 सीटें जो है वो बीजेपी को भी मिली। यानी कि बिहार में 12-12 का आंकड़ा जो है वो दोनों पार्टियों का रहा। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो आज करीब 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में जो कह सकते हैं एनडीए की जो घटक दल की बैठक है उसमें हिस्सा भी लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के टच में भी है नीतीश कुमार। बीते दिन से लगातार कई लोगों के जो कॉल है वो नीतीश कुमार को आए हैं, चाहे वो शरद पवार हो या फिर अन्य कांग्रेस के बड़े नेता हो। कई नेताओं से नीतीश कुमार का टच चल रहा है और कल से ये बातें सामने आ रही थी जब नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से। लेकिन काफी देर बाद नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो ये माना जा रहा था कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में फिर से किंग मेकर के तौर पर नीतीश कुमार नजर आएंगे। नीतीश कुमार फिलहाल पटना में है। 11 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कई बड़े नेताओं से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सबसे बड़े बार्गेनर माने जाते हैं, क्योंकि अगर इस बार इंडिया गठबंधन की बात की जाए जो जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार रहे, क्योंकि ये वही महीना है 23 जून को पिछली साल जो है कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो थे वो सूत्रधार बने थे इंडिया गठबंधन के। पटना में ही सबसे पहली बैठक हुई थी और ये वही जून महीना चल रहा है जहां पर नीतीश कुमार कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ है और सरकार जो है इस बार बनी है। लेकिन नीतीश कुमार बार्गेन जो है वो पूरी तरीके से करेंगे। कह सकते हैं कि 2 से 3 सीटें जो है वो कैबिनेट की नीतीश कुमार मांगेंगे और एक बड़ा ओहदा जो है वो नीतीश कुमार का बन सकता है। अगर एनडीए गठबंधन के साथ चीजें नहीं ठीक हुई तो नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं और पाला कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि दावा जरूर नीतीश कुमार ने किया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन जिस तरह से जनादेश सामने आया है उस स्थिति को देखते हुए अब सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर है कि उनका अगला कदम यहां पर क्या होगा और उस अगले कदम के चलते देश में किस तरह की तस्वीर सरकार को लेकर देखनी होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और पिछले बार के प्रदर्शन की अगर बीजेपी की बात करें तो काफी बेहतर था, लेकिन अब 30 सीटें जो हैं वो यहां पर कम आई हैं। क्यों आखिर बीजेपी फिसलती चली गई और नई सरकार की गठन की तैयारियां भी तेज हैं, लेकिन अगर देखें तो 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कमाल कर गई। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में बीजेपी को एक बड़ा डेंट मिला है और एक अप्रत्याशित फैसला यहां पर देखने को मिला है। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव यहां पर किंग मेकर बनकर निकले हैं, जिनको 37 सीटें मिली है। हालांकि अभी भी अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो चूंकि बीजेपी का जो कुल आंकड़ा है वो 240 का है और इंडी गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 232-33 का है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं चलती रहती है और इसी को लेकर जो आज बैठक होने वाली है दोनों अलायंस की, उस पर सबकी नजर बनी हुई है। देखिए, यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी में बीजेपी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन बीजेपी के सपने चकनाचूर हुए। एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, क्योंकि देखा जाए तो अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 64 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, 2 सीटें बाद में उसकी बढ़ी थी उपचुनाव में। और बीजेपी इस बार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी बीजेपी तोड़ेगी। लेकिन पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात, बीजेपी आधे से भी ज्यादा सीट इस बार हार गई। उसके पीछे देखिए कई प्रमुख वजह है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, काडर का घर से बाहर ना निकलना है, क्योंकि जो बस्ते तैयार किए जाते हैं चुनाव के वक्त हम लोगों ने देखा कि इस बार बस्ता लेने वाला कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद नहीं था। इसके अलावा जो संविधान बदलने की बात, एक जो नैरेटिव सेट किया विपक्ष ने, कहीं ना कहीं वो एक जो निचला तबका होता है या फिर दलित वर्ग की बात करें या फिर जो ओबीसी की बात करें, उसमें वो चीजें कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से देखी गई, जिसका नतीजा
नतीजा ये हुआ कि वो जो वोट था वो शिफ्ट हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि देखिए ये साइलेंट वोट होता है, क्योंकि ये वोट आपसे खुलकर बातचीत नहीं करता है। और ये नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं विपक्ष सफल रहा। तो ये तमाम वजहें रही। और देखिए सबसे बड़ी एक बात तो ये भी है कि जो टिकट का बंटवारा किया गया बीजेपी आला कमान की तरफ से, वो टिकट का बंटवारा भी कहीं ना कहीं इस हार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि तमाम ऐसी सीटें हैं। आप अयोध्या सीट की बात ले लीजिए, लल्लू सिंह के खिलाफ बिल्कुल, चाहे राम भरोसे रहना हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हों, वो कुछ काम नहीं आए बीजेपी के, और बीजेपी को ये बात समझनी भी होगी। रायबरेली का भी रुख कर लेते हैं, जहां कुलभूषण हमारे साथ लाइव जुड़े हो। और रायबरेली सीट भी बेहद हॉट सीट यहां पर, क्योंकि राहुल गांधी मैदान में उतरे थे और वो भी ऐन मौके पर। उसके बाद कहीं ना कहीं कुलभूषण ये पूरा दारोमदार राहुल गांधी के कंधे पर था कि वो किस तरह से सोनिया गांधी की इस विरासत को आगे ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बेहद अच्छी जीत हासिल की है और इसी के साथ अपने पिता और अपनी दादी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जीत के अंतर को लेकर। जी हाँ, रायबरेली से इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी का भी सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस का शुरुआत से ये गढ़ रहा है और उसने अब की 2024 के इलेक्शन में साबित कर दिया कि रायबरेली के गढ़ को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं 4 लाख के बड़े अंतर के साथ राहुल गांधी जीते हैं। और अगर देखा जाए तो मोतीलाल के बाद जवाहरलाल, फिर इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी, और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने इस विरासत को संभाला है और बहुत ही बड़ी जीत यहां से हासिल की है। लेकिन बेशक जीत हासिल कर ली हो कुलभूषण, लेकिन अब लोगों के जहन में यही सवाल है कि वायनाड या रायबरेली। अब इस पर अभी तक कोई टिप्पणी हमको पार्टी की तरफ से नहीं मिल पाई है। और देखा जाए तो रायबरेली छोड़ना राहुल गांधी उचित नहीं है और ना ही वो ऐसा करेंगे। राहुल गांधी अगर रायबरेली से छोड़ते हैं, वायनाड को पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता उनसे नाराज होगी और यहाँ से उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म होने की दिशा में पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या बड़ा फैसला, क्योंकि 1 सीट से 6 सीट तक का जो सफर है वो इस बार के चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तय किया है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने एक दमदार वापसी भी इसके जरिए। एक बार फिर से अमेठी का रुख कर लेते हैं। अमेठी में जीत तो हासिल हो गई है किशोरीलाल शर्मा को। जनता की अगर बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, इस जनादेश के बाद उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या उम्मीद जता रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जीत के बाद जो है जिस तरीके से किशोरीलाल शर्मा न्यूज नेशन पर भी बोले थे, उनसे हमने सवाल भी किया था, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेठी की जनता ने प्यार दिया है, वो हमेशा अमेठी के जिस तरीके से 40 सालों से अमेठी की जनता की सेवा किए थे, उसी तरीके से आने वाले 5 साल भी और जो है आगे भी इस तरीके से ही सेवा करते रहेंगे। और जिस तरीके से उनको जनसमर्थन मिला, लोगों ने विश्वास जमाया, उन्होंने कहा कि जो भूल कहीं ना कहीं अमेठी से हुई थी, वो एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर अमेठी की जनता ने विश्वास जताया है, तो उसको पूरी तरीके से अमेठी की जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो एक जो है उनके द्वारा एक कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है कि वो किस तरीके से आगे अमेठी से जुड़े थे, तो अमेठी के आगे विकास के लिए क्या क्या करना है, जो है आगे कैसे अमेठी का विकास करना है, तो इसके लिए उनके द्वारा जो है रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए एक बार। और दिल्ली से मणिदीप भी हमारे साथ जुड़ गए। और देखिए, दिल्ली की कोई हलचल जो है वो इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनादेश के बाद अब सरकार के गठन की तैयारी हो चली है, जहां विपक्ष पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर क्या फैसला यहां पर विपक्ष की तरफ से लिया जाता है। तो दिल्ली की हलचल के लिए हम मणिदीप का रुख कर लेते हैं। मणिदीप, क्या जानकारी है हलचल तेज होते हुए, जहां एक तरफ सरकार बनाने की तैयारी में एनडीए की आज अहम बैठक होने जा रही है, तो वही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, जो अगले 100 दिन का एजेंडा यहां पर तय करते नजर आएंगे। वहीं विपक्षी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में। जी
देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके लिहाज से आज का दिन काफी गर्म है, काफी महत्वपूर्ण एक दिन माना जा रहा है। चूंकि इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक होनी है। राहुल गांधी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम तमाम अपने सहयोगियों को बुला करके उनसे बातचीत व विमर्श करेंगे और तय करेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। इसके अलावा एनडीए, जैसे ही स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला, एनडीए के नेताओं ने भी, चूंकि जैसे ही कल रुझान आ रहे थे उसी वक्त खबर आनी शुरू हो गई थी कि अमित शाह ने फलाना नेता से बात की, अमित शाह ने फलाना नेता से बात की, तो वो उनका भी पूरी तरह चैनल एक्टिवेट हो गया था। अगले ही दिन ठीक नतीजों के एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जब एनडीए की बैठक में सब कुछ सामंजस्य पर बातचीत तय हो जाएगी, वो पॉइंट्स तय हो जाएंगे कि किन किन पॉइंट्स के आधार पर हमें आगे की रूपरेखा तय करनी है, तब फिर जो एनडीए गठबंधन है वो सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, ताकि क्योंकि चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि अगले 100 दिन का 120 दिन का जो एजेंडा है वो पूरी तरह तैयार है, ज्यादा काम करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कई बार उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी संबोधित करते हुए कहा है, तो आज उसकी भी बैठक हो सकती है। अगले दिनों का जो एजेंडा है वो तय हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए गठबंधन की बैठक है और इसमें जो महत्वपूर्ण जो है कह लीजिए वो जो जोड़ी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनकी जोड़ी पर सबकी नजर रहेगी कि वो आते हैं, क्या कहते हैं, मीडिया से क्या कहते हैं। बिल्कुल, और दिल्ली में भी फिर 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा करते हुए शानदार जीत हासिल की है। तो दिल्ली की इस चहलकदमी पर, इस हलचल को लेकर आप मणिदीप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहां पर देने के लिए। तो देखिए, हलचल जो है वो तेज हो गई है, जनादेश सामने आ गया है। लेकिन अगले 5 साल कौन